हेलो गाइस। देखिए आज फ्रिक्शन का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे, दैट इज़ एंगल ऑफ रिपोज, जिसका दूसरा नाम है एंगल ऑफ स्लाइडिंग। इसको डिनोट करते हैं हम अल्फ़ा से। ये जो टॉपिक है ये नॉर्मली हम लोग वहाँ पर यूज़ करते हैं वेयर देयर इज़ इंक्लाइन प्लेन। जैसे सामने दिख रहा है आपको, ये इंक्लाइन प्लेन है। इंक्लाइन प्लेन में हमने यहाँ पर ब्लॉक रखा हुआ है, ठीक। अब हमारे पास क्या होता है कि इंक्लाइन प्लेन को अगर हम क्या करते हैं, इस इंक्लाइन प्लेन को बढ़ाते जाते हैं। इंक्लाइन प्लेन बढ़ाने का मतलब है आप जैसे जैसे इसको आगे बढ़ाओगे तो ये एंगल बढ़ेगा। तो जैसे जैसे एंगल बढ़ेगा ना, उस हिसाब से इस ब्लॉक के गिरने के चांस बढ़ जाएंगे। तो जिस एंगल पर ये ब्लॉक जस्ट चलने वाला है, चलता नहीं है, जस्ट ऑन द वर्ड्स टू मूव, उस वक्त जो यहाँ एंगल बनता है ना, दैट एंगल इज नोन एज एंगल ऑफ रिपोज। डेफिनेशन आपको दिख रही है कि एंगल ऑफ रिपोज इज द मिनिमम एंगल ऑफ इंक्लिनेशन विद द हॉरिजॉन्टल। इंक्लिनेशन मतलब एंगल सच दैट द बॉडी प्लेस्ड ऑन इट इज जस्ट बिगिन टू मूव डाउन, मतलब जस्ट वो स्लाइड करने वाली है। उस वक्त जो एंगल होगा एट दैट टाइम, दैट एंगल इज नोन एज अ अल्फा, दैट इज अ एंगल ऑफ रिपोज, ठीक। अब इसको मैं दूसरे वे में समझाता हूँ आपको कि हमारे पास जैसे ये ब्लॉक इस पे रखा हुआ है ना, ब्लॉक जब इस पे रखा हुआ है तो मान लीजिए कि हमारे पास इंक्लाइन प्लेन इनिशियली क्या है, कम है। तो यहाँ पर क्या होगा, कंपोनेंट की हेल्प लेते हैं। पहले आपको बताया कि कांटेक्ट से क्या आता है बच्चों, यहाँ पर नॉर्मल रिएक्शन, और नीचे की तरफ क्या आता है, mg। और आपको ये पता है, मैंने आपको बताया हुआ है ये चीज़ें फ्री बॉडी डायग्राम के उसमें डिस्कशन में। उसमें हमने कहा था यहाँ पर mg cos थीटा आता है, और इस तरफ जो आएगा वो आएगा आपके पास mg sin थीटा। क्लियर हुआ, mg sin थीटा। अब हमारे पास यहाँ पर देखें तो इसके गिरने के चांस किस तरफ है, इधर को। तो इस तरफ को गिरने के चांस है, हेंस इसमें फ्रिक्शन कहाँ आएगी, पीछे की तरफ, ठीक है। फ्रिक्शन कहाँ आएगी, यहाँ पीछे की तरफ। अब क्या होता है कि मैं आपको बोल रहा हूँ कि इंक्लाइन प्लेन को बढ़ाते जाओ, तो जिस इंस्टेंट पे इसके गिरने के चांस मैक्सिमम हो जाएंगे, मतलब उसके बाद ये चल पड़ेगा, उस वक्त जो एंगल बनेगा दैट इज एंगल ऑफ रिपोज। जैसे मैं आपको प्रैक्टिकली अगर थोड़ा सा बताता हूँ रफली, जैसे मान लीजिए ये हमारे पास ना इंक्लाइन प्लेन का ये ऊपर वाला सरफेस है, ठीक। और ये डस्टर मान लीजिए मैंने यहाँ पर रख दिया इस पर। तो इनिशियली ये मान लीजिए ऐसे है तो ब्लॉक नहीं चलेगा, थोड़ा सा आपने एंगल बढ़ाया तो नीचे एंगल बढ़ जाएगा, और यहाँ पर इसके गिरने के चांस बढ़ जाएंगे। अब थोड़ा और बढ़ाइए, अभी नहीं गिरा, ठीक है। तो हमारे पास इस वक्त यहाँ नीचे एंगल और बढ़ जाएगा। इसको अगर आप मान लीजिए और बढ़ाते जाते हैं ऐसे करके, ठीक। तो मान लीजिए इस पॉइंट पर यहाँ पर ये ब्लॉक अभी चला नहीं है, तो नीचे जो इंक्लाइन प्लेन बनेगा उस वक्त जो एंगल बनेगा दैट इज एंगल ऑफ रिपोज। और उसके बाद एंगल बढ़ाओगे, मतलब ये और बढ़ाओगे तो नीचे गिर जाएगा, मतलब इस तरह से स्लाइड कर जाएगा, ठीक है। तो इस ब्लॉक को ना हमने यहाँ पर क्या करना है, स्टेशनरी रखना है। आई थिंक इतना क्लियर हो गया। अब इसको प्रूफ करते हैं और फिर मैं आपको फिर से समझा देता हूँ आगे कि यहाँ पर अगर देखें तो सामने डायग्राम में n इज इक्वल टू वॉट, mg cos थीटा, ठीक है, क्योंकि इसके सामने यही है। क्लियर। और अगर इससे फ्रिक्शन निकालें तो फ्रिक्शन क्या होगा, म्यू n होगा, और इसमें आ जाएगा म्यू n कितना है, mg cos थीटा। तो फ्रिक्शन इज वॉट, म्यू mg cos थीटा। क्लियर हो गया। अब इसमें अगर हम ड्राइविंग फोर्स निकालें, ड्राइविंग फोर्स, तो ड्राइविंग फोर्स का क्या होता है, F, जो इसको खींच रहा है, जो मतलब इस ब्लॉक को नीचे स्लाइड कर देगा। तो आप देख रहे हैं कि दैट इज व्हाट, mg sin थीटा। तो ये ड्राइविंग फोर्स है, ये रेजिस्टिंग फोर्स है। क्लियर। अब हमारा क्वेश्चन क्या है कि इसमें इस एंगल को बढ़ाना है, एंगल से ये इंक्लाइन प्लेन बढ़ेगा और ये ब्लॉक गिरने के चांस बढ़ जाएंगे। तो हमारे पास यहाँ पर अगर आप देखें ध्यान से, तो अगर हमने थीटा को इंक्रीज़ किया, मान लो कि हमने थीटा इंक्रीज़ किया, ठीक है ना। थीटा इंक्रीज़ करने में होता क्या है, थोड़ा सा आपको मैथमेटिकली भी आना चाहिए। थीटा इंक्रीज़ करने में आप लोग जानते हैं कि साइन बढ़ता है ना, मैथमेटिकली। तो हमारे पास थीटा बढ़ेगा तो साइन भी बढ़ेगा, और साइन बढ़ने का मतलब है फोर्स बढ़ेगा, और थीटा बढ़ने में कॉस डिक्रीज होता है। मैं कह रहा हूँ कि थीटा बढ़ने पर साइन इंक्रीज होता है,
साइन क्या होता है, इंक्रीज, और कॉस क्या होता है बच्चों, डिक्रीज होता है। ठीक है, मैथमेटिकली। अब इन फंडों को यहाँ लगा दो, क्यों, हमारे पास अगर साइन बढ़ेगा तो फोर्स बढ़ेगी और फ्रिक्शन क्या होगी, कम होगी। ये प्रैक्टिकली भी वहाँ प्रूव हो रहा है, क्योंकि जैसे जैसे आप एंगल बढ़ाओगे ना तो यहाँ पर ये जो फोर्स है वो बढ़ती जाएगी और इसके गिरने के चांस बढ़ जाएंगे, हैंस फ्रिक्शन उसको रोक नहीं पाएगी। ठीक है, तो हमारे पास इस बिहाफ में मैं आपको कह रहा हूँ कि ये बढ़ने पर साइन बढ़ेगा, कॉस बढ़ेगा। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो हमारे पास क्या होगा, एट सर्टन क्रिटिकल एंगल, कौन सा, एट सर्टन क्रिटिकल एंगल, ये हमारे पास थीटा क्या हो जाएगा, अल्फा, मतलब सर्टेन क्रिटिकल एंगल नोन एज, क्या बोलेंगे इसको, नोन एज एंगल ऑफ रिपोज। एंगल ऑफ रिपोज में क्या होगा, क्या होगा बच्चों, थीटा अगर अल्फा के बराबर हो गया, मतलब हेडिंग, तब उस वक्त जो फोर्स है वो फ्रिक्शन के बराबर हो जाएगी, और फ्रिक्शन कौन सी होगी, लिमिटिंग। समझ आया, लिमिटिंग फ्रिक्शन। क्यों, क्योंकि इस फ्रिक्शन में हम लोग जानते हैं दिस इज अ मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन, मतलब इस पर ब्लॉक अभी चलने वाला है, चला नहीं है। ठीक है, और इसके बाद चल पड़ेगा और इसे पहले रुका रहेगा। तो ये दोनों बराबर हो जाते हैं, उस वक्त एंगल ऑफ रिपोज बन जाता है। अब इसको प्रूव करते हैं, वैल्यूज आपके सामने हैं कि हमारे पास mg साइन थीटा, थीटा को आप क्या बोलेंगे बच्चों, अल्फा, क्योंकि थीटा को अल्फा कर दिया, और फ्रिक्शन क्या होगा, म्यू mg कॉस अल्फा, ये वाली वैल्यू। इन दोनों को अगर देखें तो mg कट जाएगा, कॉस को नीचे लेके आइए तो साइन अपॉन कॉस, अल्फा इज व्हाट, म्यू, और आंसर अगर निकालें तो क्या आएगा, टेंजेंट अल्फा इज इक्वल टू म्यू, ये हमारा आंसर। ठीक, और इस आंसर में ध्यान रखना, ये जो आंसर आया है टेंजेंट अल्फा इज इक्वल टू म्यू, और इसको अगर आप ऐसे लिख लो, ऐसे लिख लो कि अल्फा इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स म्यू, और इसी को हम लोग क्या कहते हैं, दिस इज नोन एज एंगल ऑफ रिपोज। इसको एंगल ऑफ रिपोज कहा जाता है, विच इज इक्वल टू द एंगल ऑफ फ्रिक्शन। इसको एंगल ऑफ फ्रिक्शन भी कहते हैं, दो नाम है इसके, एंगल ऑफ फ्रिक्शन, क्योंकि जो एंगल ऑफ फ्रिक्शन एक आर्टिकल है जो आपने पढ़ा होगा वो, और एंगल ऑफ रिपोज का आंसर सेम होता है, दैट इज टेंजेंट अल्फा इज इक्वल टू म्यू। समझ आया आपको। देखिए, जो मैंने ये एंगल ऑफ रिपोज आपको समझाया उसमें मैं अगर कंक्लूड करूं तो ये है कि जिस इंस्टांट पे इंक्लाइन प्लेन में यहाँ पर लिमिटिंग फ्रिक्शन आएगा, उस वक्त जो यहाँ पर कंडीशन होगी वो ये होगी, ये ब्लॉक रेस्ट पे रहेगा या फिर चलने वाला है इसके बाद, तो उस वक्त एंगल इज अल्फा। ठीक, अब इसका पूरी कहानी का कंक्लूजन ये है कि एंगल ऑफ रिपोज का एक तो फॉर्मूला है टेंजेंट अल्फा इक्वल टू म्यू। इसका मतलब ये है कि हमारे पास जैसे जैसे म्यू मतलब कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बढ़ेगा ना, उस हिसाब से एंगल अल्फा बढ़ेगा। मतलब यहाँ पर अगर रफनेस बढ़ेगी तो ऑब्वियसली अल्फा विल इंक्रीज। समझ आया बच्चों आपको। दूसरा, हमारे पास अब इसमें पूरी कहानी का ये जो कंक्लूजन है वो देखिए, अगर हमारे पास ये जो थीटा हमने लिया था इंक्लाइन प्लेन में, ये अल्फा से छोटा है तो ब्लॉक रिमेन स्टेशनरी। इसका मतलब समझ रहे हैं कि जब हमारे पास अल्फा से छोटा है ना एंगल, तो इसका मतलब ये एंगल क्या है, कम है। और उस वक्त जो यहाँ फ्रिक्शन काम करेगी ना, वो कौन सी फ्रिक्शन है, स्टैटिक फ्रिक्शन, क्योंकि वो ब्लॉक को रेस्ट पे रखेगी। दूसरा जो हम लोग पढ़ रहे हैं, अल्फा और थीटा अगर बराबर हो गया वो वाली कंडीशन, उस वक्त क्या होगा, हमारे पास ब्लॉक में, यही देख लेते हैं, ये और ये बराबर है, उस वक्त फ्रिक्शन कौन सा काम करेगा, लिमिटिंग। तो लिमिटिंग फ्रिक्शन इज मतलब ब्लॉक इज ऑन द वर्स टू स्लाइड, मतलब इसके इस इंस्टेंट पे स्लाइड करने वाला है, करेगा नहीं। तो हम कह सकते हैं कि सेकंड कंडीशन में फोर्स और फ्रिक्शन दोनों क्या हो जाएंगे हमारे पास बच्चों, बराबर हो जाएंगे जी। ये हमारा टॉपिक है। अगर हमने इंक्लाइन प्लेन को और बढ़ाया तो ब्लॉक नीचे गिरेगा, कौन खींचेगा, mc sin थीटा। तो उस कंडीशन में ब्लॉक स्लाइड डाउन, और यहाँ पर हम कह सकते हैं इस एंगल पर कौन सी फ्रिक्शन आ जाएगी, किनेटिक, या फिर हम कह सकते हैं कि फोर्स इज ग्रेटर देन द लिमिटिंग फ्रिक्शन, दैट्स व्हाई द ब्लॉक विल स्लाइड डाउन। समझ आ गया। इस तीनों कंडीशंस को स्टैटिक, लिमिटिंग और किनेटिक मैंने इसमें इंक्लूड कर ली। ठीक, अब करते हैं इस पर न्यूमेरिकल।
देखिए आपके सामने न्यूमेरिकल जो लिखा हुआ है वो ये है कि बॉक्स ऑफ मास 4 kg इज रेस्ट ऑन द रफ इंक्लाइन प्लेन and the inclined plane is gradually increases till the blocks just slide, and at this stage the slope of the plane will be 1 and 3. Find the refractive index, पहला क्वेश्चन। और दूसरा लिखा हुआ है कि find the force which is acting on a block parallel to the inclined plane so that it will just move upward। दो क्वेश्चन है। तो देखिए पहला पार्ट हमारे पास ये है कि ये कोई इंक्लाइन प्लेन है और इस इंक्लाइन प्लेन में ना जो आपके सामने एक लाइन लिखी हुई है 1 and 3, उसको ध्यान सुनिए। कई न्यूमेरिकल्स में लिखा होता है जो स्लोप ऑफ द प्लेन इज 1 and 3, तो इसका मतलब होता है कि परपेंडिकुलर के बिहाफ में हाइपोटेन्यूज कितना है। तो यहाँ पर परपेंडिकुलर इज 1 और उसके कंपैरिजन में जो हाइपोटेन्यूज वो कितना है 3। ठीक है, अब इसमें क्या है कि यहां पर हमारे पास एक ब्लॉक जो रखा हुआ है, यहां पर हम मानते हैं कि एक ब्लॉक यहां पर रखा हुआ है, उस ब्लॉक को यहां पर आपने क्या कर रखना है और स्लाइड नहीं करेगा ये। तो हमारे पास सबसे पहले यहां पर ना आप देख रहे हैं परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज है, तो ये निकाल लो, इसको मान लो ये x है। तो आपको पाइथागोरस थ्योरम आती है ना। तो पाइथागोरस लगाएंगे तो क्या बनेगा x स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर। तो x स्क्वायर इज वॉट, ये 9, ये 1 वहाँ जाएगा तो ये हो जाएगा 8। हैंस x इज वॉट 2√2। ये चेक कर लो एक बार। तो x आपके पास क्या आ गया 2√2 आ गया। इस इंक्लाइन प्लेन को अगर देखें तो ट्राइंगल की तरह है। अब क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं कि यहाँ पर ना एक ब्लॉक रखा हुआ है, ठीक है, और ब्लॉक कितना आपके पास 4 kg का। ठीक, अभी हमने थ्योरी पढ़ी तो आपने उसमें देखा कि यहां पर ये बोल रहे हैं कि बॉक्स इज जस्ट ऑन द वे टू स्लाइड। तो जब ऐसा होता है तब यहां पर जो एंगल होता है दैट एंगल इज व्हाट, एंगल ऑफ रिपोज। ठीक है, और यहां ऐसा क्यों होता है क्योंकि नीचे की तरफ mg sin थीटा काम करता है इधर और फ्रिक्शन उसको ऊपर रोकता है, दैट इज अ लिमिटिंग फ्रिक्शन। अब ये सारी कहानी जो हमने पढ़ी उससे हम अगर यहां डायरेक्ट आंसर निकालना चाहें तो ऐसा होगा ब्लॉक इज जस्ट स्लाइड। ठीक है ना, जस्ट स्लाइड। ये कब होता है जब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स टेंजेंट ऑफ एंगल ऑफ रिपोज होता है, जो भी क्वेश्चन पढ़ा। तो टेंजेंट हम अगर उस ट्रायंगल से निकाल लें तो ट्रायंगल में टेंजेंट क्या होता है, यहाँ पर परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। तो ये आ गया परपेंडिकुलर और ये क्या आ गया आपके पास बेस इज √2। तो म्यू इज वॉट 1/2√2, जिसकी वैल्यू जो है वो एज सच 1 के आसपास होगी पॉइंट्स में। ठीक, तो दिस इज अ आंसर ऑफ अ फर्स्ट पार्ट। इतना समझ आ गया। अब दूसरा पार्ट जो है वो लिखा हुआ है कि हमारे पास इस ब्लॉक को आप ऊपर की तरफ फोर्स लगाइए ताकि ये जस्ट चल पड़े। तो यहाँ जस्ट जो लिखा हुआ आप देख रहे हैं जस्ट लिखा हुआ है, तो उस वक्त ऐसा है कि जब ये जस्ट ऊपर की तरफ चलेगा इसका मतलब होता है कि वो कांस्टेंट वेलोसिटी से ऊपर की तरफ जाएगा और कांस्टेंट वेलोसिटी में बच्चों नेट फोर्स 0 होती है, मतलब आपने फोर्सेस को क्या करना है बैलेंस करना है। तो इसमें मैं डायग्राम इसी को लूंगा, यहाँ पर फोर्स आ जाएगी जो आप लगाओगे मान लो F, ठीक है, और इसमें जब आप ऊपर की तरफ खींचोगे तो आपको तो पता ही है कि यहाँ पर कौन सा कंपोनेंट आता है, साइन कंपोनेंट आता है ना। और साइन कंपोनेंट अगर उधर जाएगा तो फ्रिक्शन कहाँ आ जाएगी भाई, इसमें फ्रिक्शन किधर की तरफ आ जाएगी, पीछे की तरफ। ठीक है, क्लियर हो गया। अब बी पार्ट में अगर हम आंसर देखें तो हमारे पास यहाँ पर जो है कि ब्लॉक जस्ट स्लाइड अपवर्ड। तो जस्ट स्लाइड जो लिखा हुआ है ना इसमें, उसका मतलब है कि आपने फोर्सेस को बैलेंस करना है। हैंस दिस फोर्स इज इक्वल टू व्हाट, ये किसके बराबर हो जाएगी, ये हो जाएगी 4g sin 30 नीचे की तरफ है और साथ में फ्रिक्शन भी है, क्योंकि फ्रिक्शन अब नीचे हो जाएगी क्योंकि वो ऊपर की तरफ स्लाइड कर रहा है। इतना क्लियर हो गया। अब इसमें आगे चलें तो हमारे पास ये आ जाएगा 4g sin 30, sin 30 नहीं sin अल्फा है, सॉरी दिस इज नॉट 30, ये sin अल्फा है, तो यहाँ sin अल्फा आ जाएगा। और फ्रिक्शन का फॉर्मूला क्या होता है, म्यू एन होता है। ठीक है,
अब आप लोग जानते हैं कि यहाँ पर अगर हम देखें तो डायग्रामेटिकली ऊपर की तरफ क्या आता है बच्चों, नॉर्मल रिएक्शन, और इधर की तरफ क्या आता है 4g cos अल्फा आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम देखें तो दिस इज 4g, g को 10 ले लेते हैं, ठीक, और साइन चलिए ऐसे लिख देते हैं अभी, प्लस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू, और नॉर्मल रिएक्शन के सामने क्या है देख रहे हैं आप, नॉर्मल रिएक्शन के सामने कॉस कंपोनेंट है, तो यहाँ पर 4g cos अल्फा हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करते हैं, तो ये आ गया आपके पास 40 साइन अल्फा, ट्राइंगल से निकालिए, ट्राइंगल में देख रहे हैं आप परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज इज 3, तो ये आ जाएगा 1/3। ठीक है, म्यू आपके पास कितना है, म्यू आपके पास ये निकाला हुआ है, और ये फिर से 40, और कॉस अल्फा देख के बताइए इज बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो ये आ जाएगा 2√2/3, तो दिस विल कैंसल आउट। क्लियर हो गया। अब आप देखिए कि ये 40/3 है और वहाँ भी 40/3 है, बीच में प्लस है, तो हैंस जो आपका आंसर आएगा दैट इज 40/3 प्लस 40/3 इज व्हाट 80/3। इज दिस फोर्स, इस फोर्स से ये ऊपर की तरफ स्लाइड करेगा कॉन्स्टेंटली। आई थिंक समझ आ गया आप लोगों को। देखिए दूसरा क्वेश्चन है, अ पैराबोलिक बाउल विद इट्स बॉटम एट द ओरिजिन has a shape y is equal to x square upon 20, ठीक, एंड पूछा क्या है, फाइंड द मैक्सिमम हाइट एट विच स्मॉल मास m is placed on the bowl so that it will not slide, वो स्लाइड ना करे, ठीक है ना, मतलब स्लाइड करने वाला है, और म्यू की वैल्यू आपको दी हुई है 0.5। अब देखिए इसको सॉल्व कैसे करेंगे। पहले तो डायग्राम ये है कि हमारे पास यहाँ पर इस तरह से इसका शेप बनेगा, क्योंकि आप जानते हैं कि जो पैराबोलिक यहाँ पर लिखा हुआ है ना दैट इज y इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर अपॉन कितना 20, ठीक, तो ये जो इक्वेशन होती है मैथ्स वाले जानते हैं आप लोग कि ये y इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर अपॉन 20 जो है ना ये पैराबोलिक शेप होता है, क्योंकि इस तरफ तो आ जाता है आपके पास x एक्सिस, यहाँ पर क्या आ जाता है y, और आप लोगों ने देखा भी है कि जो बाउल होता है, कटोरा जो होता है वो भी इसी शेप में होता है ऐसे करके, ठीक है, अगर हम इसको कवर अप करना चाहें तो ये ऐसे करके बाउल बन जाएगा ना भाई, ठीक है। अब क्या बोला है कि इस बाउल में ना यहाँ पर कोई एक पार्टिकल रखा हुआ है, डॉटेड लाइन से दिखाया मैंने, कोई छोटा सा पार्टिकल है। अब यहाँ कोई पार्टिकल कितनी हाइट पर रखें, क्योंकि अगर कम हाइट पर रखेंगे ना तो रुक जाएगा, बट जितना ऊपर जाएंगे वो स्लाइड करने के चांस बढ़ जाएंगे, तो इसने बोला है कि मैक्सिमम हाइट बताइए कि कितनी दूर रखा, तो हम मानते हैं यहाँ रखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, हम मैक्सिमम टू मैक्सिमम इतनी हाइट पर रख सकते हैं, क्योंकि ये भी अगर देखा है तो एंगल ऑफ रिपोज को रिप्रेजेंट कर रहा है, क्योंकि इतनी हाइट के बाद अगर और बढ़ाई तो वो गिर जाएगा, समझ आया। तो इस हाइट पर वो जस्ट रुका हुआ है। अब सॉल्व करने का तरीका देखना क्या होता है। सबसे पहले आपने करना क्या है, हमारे पास यहाँ पर एक स्लोप बना लेना है, इस पॉइंट पर आपने एक स्लोप बना लिया ऐसे, देख लो ध्यान से, ठीक। स्लोप बनाने के बाद ऑब्वियसली यहाँ कुछ ना कुछ एंगल आएगा, थीटा मान लो, ठीक है, दिख रहा है, इसको एंगल को क्या मान लो, ये हमारे पास आ गया थीटा, ठीक। अब यहाँ पर स्लोप जो बना है तो इसका मतलब ये है कि ये जो हाइट है ये वाली, ये है y, और ये हो जाएगी आपके पास क्या, इस तरफ x हो जाएगा, ठीक है। अब हमारे पास यहाँ पर अगर हमने यहाँ स्लोप निकाल लिया तो लगभग आंसर आ जाएगा हमारा, ठीक है। क्वेश्चन बच्चों ये एक एज लेवल 2 बोल सकता हूँ मैं इसको, ये अच्छा क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में बहुत आ जाते हैं, तो ध्यान से देखना, नीट और जेई में बहुत पूछते हैं। अब क्या करना है, इसको स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ। देखो बच्चों, हम लोग जहाँ स्लोप की बात करते हैं ना, तो स्लोप का नाम होता है टेंजेंट थीटा, या फिर क्या होता है इसका दूसरा नाम dy/dx। अगर जिसको नहीं आता तो ये नाम याद कर लो। अब देखिए स्लोप इसमें कैसे निकलेगा, अगर हम इसका डिफरेंशिएट कर देते हैं, ठीक है ना, विद रिस्पेक्ट टू किसके साथ, जो यहाँ है x के साथ, तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू क्या, x के साथ कर रहा हूँ, तो ये आ जाएगा आपके पास dy/dx, और इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, डिफरेंशिएशन 2x होगा, समझ गए।
इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा आपके पास, 2x हो जाएगा डिवाइडेड बाय 20, इसको काट देंगे तो dy अपॉन dx इज वॉट, x बाई 10 आ जाएगा। ध्यान से देखो, ठीक है। और अगर ध्यान से देखें तो ये वहाँ पर लिखा हुआ है, तो ये स्लोप है, और स्लोप का नाम क्या होता है भाई, क्या होता है नाम, टेंजेंट थीटा। तो हम लोग इसको क्या बोल सकते हैं कि ये हमारे पास टेंजेंट थीटा की तरह काम करेगा या स्लोप बन जाएगा। तो इतना स्लोप है वहाँ पर, ठीक है। अब आप बोलोगे भैया इसका क्या यूज़ हुआ। अब इसका यूज़ क्या है वो देखना कि हमारे पास अब यहाँ यूज़ करेंगे कि ये जो हमारे पास यहाँ पर थीटा, इस पॉइंट पर जो मास रुका हुआ है ना, ये यहाँ जो ये एंगल बन रहा है, दिस एंगल इज इक्वल टू व्हाट, ये एंगल ऑफ रिपोज की तरह काम करेगा। तो मैं इसको भी बोल सकता हूँ कि ये भी हमारे पास अल्फा बन गया। अब हमारे पास एंगल ऑफ रिपोज के बारे में आपको नॉलेज है, तो एंगल ऑफ रिपोज क्या होता है, म्यू इज इक्वल टू टेंजेंट अल्फा ही होता है भाई, ठीक है। अब हम देखें तो यहाँ हमने निकाला एंगल ऑफ, सॉरी ये हमने निकाला स्लोप, और एंगल ऑफ रिपोज भी टेंजेंट थीटा स्लोप ही रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इसको हम यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देंगे, सुन रहे हैं, इस वैल्यू को यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। तो अगर मैं यहाँ सब्स्टिट्यूट करूँगा तो ये x बाई 10 है, ये आ गया आपके पास म्यू, चेक कर लो एक बार, ठीक। और ये हो जाएगा आपके पास 10 और म्यू की वैल्यू आपके पास 0.5, तो x कितना आ गया बच्चे, ये कट जाएगा पॉइंट इसके साथ, तो दिस इज अ 5 मीटर, तो x इतना है, मतलब x इतने डिस्टेंस पे हॉरिजॉन्टली वो रुकेगा। बट ये नहीं पूछा है, वो पूछा है कि बॉटम से कितना ऊपर जाके वो रुका, तो हाइट क्या है, y है। तो y निकालना है, तो y आपके पास ये पड़ा है, देख लो जरा। तो y इज इक्वल टू आ जाएगा x स्क्वायर अपॉन 20, ये आ जाएगा 5 का स्क्वायर अपॉन 20, ठीक है, मतलब ये इक्वल टू है। और 5 का स्क्वायर क्या होता है, 25 अपॉन 20 होगा, और ये कट जाएगा 5 से, तो 5 4 जो 20। और इसको अगर हम सॉल्व करें तो y इज वॉट 1.25 विच इज वॉट, ये आ गया आपके पास हाइट, ठीक है, कौन सी, मैक्सिमम हाइट। तो इतनी हाइट पर ये जाके रुकेगा, क्योंकि दिस स्लोपी सरफेस जो है ना बाउल का, वो एक इंक्लाइन प्लेन की तरह काम कर रहा है, और यहाँ पर एंगल ऑफ रिपोज की कंडीशन होगी। समझ आया, दिस इज वेरी गुड क्वेश्चन। इसको आपको नहीं समझ आया तो आप इसको फिर से देखिए, आपको और क्लियर हो जाएगा। बाकी नेक्स्ट क्लास